बोलिए भारत माता की। अगर ला के विद्यार्थी इतने धीरे से भारत माता की जय बोलेंगे तो बताइए भारत के कानून की प्रतिष्ठा कैसे बनेगी। जरा हनुमान जी की मुट्ठी बांधी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि और जिन्होंने अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर हम सबको आशीर्वाद दिया है। लोकसभा में हम उनका चेयर पर बैठकर हंसता हुआ चेहरा देखते हैं और हंसते हुए चेहरे में किस प्रकार वो डटाई करते हैं सांसदों की, वो भी हम देखते हैं। ऐसे बहुत ही लोकप्रिय कोटा से सांसद और मेरे बहुत पुराने मित्र लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। तालियां बजाएं तो जम के बजाएं और नहीं बजा रहे हो तो बिल्कुल नहीं बजाएं। तालियां बजे तो लगना चाहिए कि युवा खड़ा है यहाँ पर। ये बात बम परिवार की 3 पीढ़ी है यहाँ पर। कांतिलाल जी बम जो हमेशा मुझे भी मार्गदर्शन देते रहे, अक्षय बम जो कि लेखक है, विचारक है, चिंतक है और पता नहीं क्या क्या है, और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं। जब ये भाषण देने खड़े हुए तो मैंने कहा यार ये प्रोफेसर ही नहीं आ जाए तो 45 मिनट का एक पीरियड लेते हैं प्रोफेसर पूरा, और इसने 10 मिनट में ही अपना खत्म भाषण खत्म कर दिया। अक्षय जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। और बम परिवार के एक और उभरती हुई प्रतिभा जो यहाँ शिक्षा प्राप्त की, विदेशों में अलग अलग यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करते हुए 1-2 महीने बाद वापस इंदौर में इस प्रतिष्ठित संस्थान को देखेंगे। इस अभिनंदन के लिए भी जरा आशीर्वाद के लिए ताली दें आप। उपस्थित इस इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के मैनेजमेंट के सभी फैकल्टीज और एक प्रतिष्ठित संस्था के सब विद्यार्थी भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए आज जिस महान व्यक्तित्व का प्रकट उत्सव है वह बहुत अभाव में जिया, गरीबी में जिया, विपरीत परिस्थिति में जिया, पर अभाव में भी प्रभाव कैसे छोड़ा जाता है। देश के अंदर किसी एक व्यक्ति से सीखना हो तो बाबा साहब अंबेडकर हैं। मैं उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम करता हूं। आप सब ला के विद्यार्थी हैं, कितने लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है ये बताइए। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन कितने लोगों ने पढ़ा? पढ़िएगा जरूर। बाबा साहब जी का जीवन प्रेरणादायी है और उनके जीवन को पढ़ना चाहिए हमें। किस प्रकार विपरीत परिस्थिति में आदमी अपनी योग्यता का परिचय देता है, अभाव में जीता है, अभाव में पढ़ता है और अपने टैलेंट के माध्यम से कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में 100 टैलेंटेड विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर का अगर दर्जा किसी को प्राप्त था तो बाबा साहब अंबेडकर। मित्रों, किसी भी देश का संविधान वैसा ही होता है जैसे हमारे लिए रामचरितमानस, गीता या अन्य धर्म ग्रंथ। पर आप विचार करिए, कभी कल्पना करिए कि वह देश जो कभी विश्व गुरु था, वह देश जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वह देश जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके यहाँ दूध दही की नदियां बहती, वह देश जब 1947 में आजाद हुआ तो उस देश में 85% जनसंख्या अशिक्षित थी और लगभग इतने ही प्रतिशत 80 से 85 गरीबी रेखा के नीचे थी। ऐसे समय में संविधान को बनाना, पूरे देश का चित्र अपने चित्रपटल पर अंकित करके
वो फिर संविधान को बनाना। एक सुदूर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति गरीब है, दलित है, उसको अधिकार मिले, उसकी सुरक्षा हो, उसको न्याय मिले, सामाजिक समरसता हो, समानता हो। इस सब बात का समावेश अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है तो इसके लिए उनका जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करना। भारत की स्थिति उस वक्त जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, निश्चित ही बहुत ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और एक गुलामी की मानसिकता जो होती है उससे हम बाहर आए थे। उसमें संविधान बनाना और एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना करना और एक उन्नत राष्ट्र के लिए वो संविधान मार्गदर्शी बने, ऐसा संविधान बनाना, ये निश्चित रूप से बहुत कठिन काम था। पर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम ने करके दिखाया और हमें गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत, उसका संविधान आज जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे अक्षय क्रांति बम ने किया है। जरा तालियां बजाकर अक्षय क्रांति बम को देखिए। बहुत जरूरी है जिस देश में हम रहते हैं उसके संविधान को समझना, उसके संविधान को की जानकारी होना और उसके अनुसार चलना, ये बहुत जरूरी है। और इतना बड़ा देश है हमारा और बहुत सुदूर तक, मैं आपको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ मुझे कि मैंने जब बीएससी किया उसके बाद मुझे संविधान की एबीसीडी नहीं मालूम थी और मैंने सोचा कि बीएससी के बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि मैं बीच में मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। फिर मैं अपने घर परिवार के काम में लग गया। उसके बाद वापस पढ़ने की इच्छा हुई तो मैंने कहा क्या पढ़ूं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि एलएलबी पढ़ बेटा, बहुत जरूरी है, संविधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब मैंने संविधान पढ़ा तो मुझे लगा कि भारत के संविधान की जानकारी तो सबको होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? अगर हम कहते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो किस सीमा तक है? हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है? दुर्भाग्य है कि लोग अधिकार के लिए तो खूब लड़ते हैं पर कर्तव्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। जब हम संविधान पढ़ें तो हमारे अधिकार के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या है इसके प्रति भी हमको जागरूक होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, आज हमारे बीच में बहुत ही विद्वान मुख्य अतिथि बिरला साहब आए हुए। उनके बीच में लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता मैं, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि अक्षय जी ने जो ये पुस्तक लिखी, यह छोटा मोटा काम नहीं किया है इन्होंने, बहुत बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है आपने कि बच्चों के हाथ में आपने भारत का संविधान चलचित्र के माध्यम से दे दिया। मुझे याद है हम लोग गर्मी की छुट्टियों में हमारे यहाँ एक 4 पहिए की छोटी सी साइकिल लेके एक बंदा आता था। वह किताब लाता था चाचा चौधरी की, जैसे कॉमिक्स, और एक दिन एक किताब दे जाता था, दूसरे दिन वापस दूसरी ले आता था और 1 महीने का 1 रुपया लेता था सिर्फ। आप पढ़ के उसको वापस दे दो, 1 रुपया खाली वो रसीद काट के देता था और आप कॉमिक्स ले जाइए। कॉमिक्स बच्चों को पढ़ते 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 बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सरलता से समझ में आ जाती। तो भारत का संविधान यदि आप यूं देखें तो बड़ा क्लिष्ट, इतनी मोटी किताब, आप पन्ना पलटेंगे, समझेंगे, पर आपने इतनी सरल भाषा में उसको बनाया है कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा आपने बहुत बड़ा काम किया अक्षय जी, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं और मुझे लगता है कि यह देश के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। आने वाला समय इसकी चर्चा करेगा। देखिए, हमारा संविधान, हमारी विशेषता, अगर हम
स्वतंत्रता के समय के देश की बात करें और 2014 के पहले के देश की बात करें और 2014 के बाद के देश की बात करें, एक अलग चित्र दिखाई देता है। मुझे गर्व है कि हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि पूरी दुनिया को आप उठाकर देख लीजिए, नेट पर देखिए, कहीं पर मिसाइल, कहीं पर बम, कहीं पर जहाज चल रहे हैं समुद्र में, और एक विश्व में अशांति की स्थिति। भारत अड़ा है, खड़ा है ताकत के साथ, और कहीं पर भी कोई झुकने वाली बात नहीं है, स्वाभिमान के साथ खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इस बात का हमें गर्व है। ये पॉलिटिकल राजनीतिक मंच नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में दो नेता हैं। सिंबॉलिक नाम से अगर मैं कहूं तो एक नेता वो है जो कहते हैं इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकल जाता है। नाम नहीं लूंगा, पर आप समझ सकते हैं। दूसरा एक नेता है जिसको कहते हैं 56 इंच वाला है। अब यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस देश की विदेश नीति असफल होगी, मैं ओम जी एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो ओम जी। और बहुत ही सार्थक किस्सा है और इन बच्चों को प्रेरणा दे जाएगा। आज आवश्यकता यह है कि हमारे लिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और मुझे याद है 2014 के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया था, सेंट्रल हॉल में उन्होंने एक भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि नेशन फर्स्ट, देश पहले दल बाद में। फिर एक घटना मुझे याद आती है, शायद ओम जी भी उस वक्त थे युवा मोर्चे में, मैं भी युवा मोर्चे में था, अडवाणी जी अध्यक्ष थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार आयोग विश्व का, यूनाइटेड नेशंस का, आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में सब लोग जानते हैं ना? सब लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। सब जानते हैं? यूनाइटेड नेशन ने एक नोटिस दिया और कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि यदि आपने इस नोटिस का जवाब सही रूप से नहीं दिया तो आपके आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पूरी सरकार हिल गई। अंततोगत्वा नरसिंह राव जी की सरकार ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और उसके बाद उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सलाह लेना चाहिए और आवश्यकता हो तो हमारे प्रतिनिधि मंडल में उनको ले जाना चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब उस समय विदेश मंत्री थे। जेनेवा में बैठक होने वाली थी, वहां सारे मुस्लिम राष्ट्र आने वाले थे, वहां पर भारत को अपना स्पष्टीकरण देना था। नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया और कहा कि ये नोटिस आया है, तो बोले अच्छा इसका तो जवाब दे दीजिए, ये सब बोगस बातें, हमारी सरकार ने वहां पर ये सब कुछ काम किया नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। बोले नहीं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तो आप करें। और अटल जी ने कहा अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार आपकी है, मैं कैसे करूंगा? बोले नहीं, आपको ही करना, सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार का निर्णय है, नरसिंह राव का निर्णय नहीं है। बोले मेरे को पार्टी से पूछना पड़ेगा। वो कार्यालय आए, उस समय मैं भी कार्यालय में था, हम लोगों का अडवाणी जी से मिलने का समय फिक्स था। अटल जी आए, 2 घंटे तक बैठे रहे, हम 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा, प्रस्ताव रखा, अडवाणी जी ने उसमें प्रमोद महाजन जी से, सुषमा स्वराज जी से, वेंकैया नायडू जी सबसे सलाह ली और कहा कि ठीक है, अगर सरकार ये चाहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है। अटल जी ने हाँ भरी, जेनेवा में मीटिंग हुई। आप कभी भी नेट पर देख लेना, जेनेवा मीटिंग अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा नेट पे आप डालेंगे उस मीटिंग का सारा जाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे तर्क के साथ सरकार का पक्ष रखा, विपक्ष के नेता और सरकार का पक्ष रखा कि नहीं, सरकार ने मानवाधिकार का हनन नहीं किया। देखिए, आर्थिक प्रतिबंध किसी भी विकासशील देश के लिए सबसे बड़ी सजा होती है और इसलिए सरकार घबरा गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सारे तर्कों से सारे मुस्लिम राष्ट्र संतुष्ट हो गए और वो जो नोटिस था वो डस्टबिन में चला गया। लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की काफी सराहना की। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब बाहर निकले तो मीडिया के सब लोगों ने कैमरा लगाया कि अटल जी, लोकसभा में तो आप पानी पी पी के गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को कोसते और यहां पर सरकार का पक्ष ले रहे हैं, क्या है ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन में जवाब था कि मेरी पार्टी का झंडा मैं कार्यालय में रख के आया हूं, यहां देश का झंडा लेके आया हूं, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये हमारी नीति रही। पर अभी जो नेता हैं वो विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ दलित मंदिर में नहीं जा सकते, हमारे यहाँ सिख साफा नहीं पहन सकते, हमारे यहाँ सिख कड़ा नहीं पहन सकते, भारत को बदनाम करते। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उनको कुर्सी की चिंता है। और हमारा दल देश की चिंता करता है। हमारी प्रतिबद्धता देश के लिए है, भारत के संविधान के लिए है। और इसलिए मित्रों, भारत का संविधान एक महान संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी रचना की, मैं उनके चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ और अक्षय बम जी, आपको भी बधाई देता हूँ। बाबा साहब ने बहुत बड़ा संविधान लिखा है और आपने छोटी 10 पुस्तिका के माध्यम से जिस तरीके से बच्चों को भारत का संविधान समझाने की कोशिश की है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। एक बार तालियां बजाकर अक्षय जी का अभिनंदन करें। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।